हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। घटना चक्र की नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये सीआरपीसी की सीरीज 5 है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 घटना चक्र से। इसमें कहता है अ मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ अल्टरेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब में इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मे इंक्रीजेज द अमाउंट एबव द 5000 पर मंथ, कैन नॉट इंक्रीजेज द अमाउंट एक्सेस टू 500 रुपीज़, कैन डिसमिस द एप्लीकेशन इन क्या कैन इंक्रीजेज द अमाउंट विदाउट द हेयरिंग द पार्टीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, कैन नॉट इंक्रीजेज द अमाउंट इन द एक्सेस ऑफ 500 से ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। लेकिन इसमें अब संशोधन कर दिया गया, तो ये पढ़ लो। क्या कहता है, सीआरपीसी की धारा 127 के अधीन मजिस्ट्रेट परिस्थितियों में परिवर्तन होने का मतलब, मान लो पति के स्थितियों में परिवर्तन हो गया, या जिससे भरण पोषण की मांग कर रहे हो उसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन। तो 127 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, भत्ते में परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे, परंतु यह भत्ते की वृद्धि भी करता है। तो कुल मिलाकर 500 रुपये मासिक दर से अधिक नहीं होगी, 500 रुपये मासिक दर से अधिक नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, दंड प्रक्रिया संशोधन 2001 द्वारा, अब ये 2001 द्वारा उक्त परंतु को निरसित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। 500 रुपये मासिक से ज़्यादा भत्ते में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अब ये कह दिया है, इसको हटा दिया गया और इसकी सीमा को समाप्त कर दिया। और भरण पोषण भत्ते की वृद्धि को मजिस्ट्रेट के विवेका अधिकार, अब कोई सीमा रह नहीं गई। तो इस क्वेश्चन में पूछा ही था 500, और ठीक है, ये क्वेश्चन 1999 का, तब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था। बिहार सीजे का ये 1999 का, इस वजह से क्वेश्चन में 500 माना गया। लेकिन अब आएगा तो अब कोई सीमा नहीं है, अब केवल मार दीजिएगा क्वेश्चन कि यह न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्धारित करता है कि अगर उसमें पक्षकारों के स्थितियों में परिवर्तन हुआ हो तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उनके भत्तों में परिवर्तन कर सकता है, वो उसके विवेक के ऊपर निर्धारित होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 127। 127 क्या है, धारा 127 के संबंध में क्या सही है, पूछता क्या सही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि बढ़ा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि घटा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि के आदेश को निरस्त कर सकता है। सभी विकल्प सही हैं, तो कुल सब काम कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, राशि को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, और यह क्या कर सकता है, आदेश को ही निरस्त कर देगा, आदेश को ही निरस्त कर देगा। तीनों काम ये कर सकता है, इसलिए ये सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव मतलब विधि के विरुद्ध जमाव किया गया और उनको तितर बितर करने का क्या समादेश दे दिया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। और आप लोगों ने, तो कौन करता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट करता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है, थानेदार करता है, ए अथवा सी दोनों करता है। तो इसमें क्या होगा, ए तथा सी दोनों करता है, ए तथा सी दोनों, थानेदार भी करता है, ठीक है। ए और सी दोनों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और थानेदार दोनों करता है। ये याद कर लेना। समादेश कौन दे कि आप इस जमाव, यहाँ जमाव नहीं रख सकते, यहाँ इस जमाव को तितर बितर करने का समादेश आदेश कौन दे सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार दे सकता है। ये कहाँ दिया गया, 129 के क्लास 1 में दिया। इसके अंतर्गत क्या कहता है, किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का क्या समादेश कौन सा दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि एसआई, एसएचओ, ठीक है, एसएचओ भी दे सकता है। कौन दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, एसएचओ दे सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई भी पुलिस, अगर ये उपस्थिति है एसएचओ, ठीक है, तो कौन दे सकता है, एसआई भी दे सकता है, ठीक है, एसआई की पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी दे सकता है इसकी अनुपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या कहता है कि एक विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का समादेश नहीं दिया जा सकता। तो तितर बितर 129 वाला जान लेना, ये जमाव को तितर बितर करने का 129 एक में दिया गया। कौन नहीं दे सकता है? एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, एक पुलिस उप निरीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक द्वारा, एक कार्यपालक। तो एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा नहीं दिया, ये तीनों मैंने अभी बताया, इन तीनों द्वारा दिया जा सकता है। पुलिस निरीक्षक भी होगा, वो भी दे सकता है, पुलिस उप निरीक्षक भी दे सकता है, और कौन दे सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग? अब कोई विधि विरुद्ध जमाव है, उसमें कब आप हथियार का, पुलिस वाले हथियार का उपयोग कर सकते हैं ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखी जाए। कब हथियार का प्रयोग करेंगे? तो ये किस धारा में बताया गया? 132 में, 131 में, 129 में, 130 में। तो 130 में बताया गया। पुलिस वाले कब जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र का यानी कि वेपन का उपयोग कर सकते हैं? ये कहाँ बताया गया? 130 में। 130 के अनुसार ऐसा कोई भी जमाव को या अन्य को तितर बितर नहीं किया जा सकता जो उच्चतर पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल द्वारा लोक सुरक्षा के लिए उस समय जमाव को तितर बितर कर सकता है। सशस्त्र बल मतलब बल का प्रयोग करके, लाठी, डंडा, बंदूक, गोली, किसी का भी उपयोग, क्योंकि लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा बाधित हो रही तो वो कर सकता है। 130 में, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित? न्यूसेंस हटाने के लिए मतलब कोई जमाव है या कोई अवैध तरीके से किसी ने न्यूसेंस क्रिएट कर लिया है, कोई दुकान खोल लिया या कुछ कर लिया है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 133 हो जाएगा, 134 हो जाएगा। तो कौन सी धारा हो जाएगी? 133। अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है, तो 133 धारा हो जाएगी। न्यूसेंस हटाने के लिए कौन सी धारा हो जाएगी? सशर्त आदेश दे देगा 133। धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसा आदेश कौन दे सकता है? 133 का आदेश कौन दे सकता है? ये सब याद करो, पूछता है। डीएम दे सकता है। 133 का आदेश कौन दे सकता है? डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है। कौन दे सकता है? डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है, या राज्य द्वारा निमित विशेषता सशक्त किया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार ने जिसे सशक्त किया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जा सकता है। तो 133 का आदेश कौन दे सकता है? डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों दे सकते हैं। ठीक है, दिया जाता। तथा धारा 130 द्वारा जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग, सशस्त्र बल का प्रयोग कहाँ है? ये अभी बता दिया हूँ। 134 आदेश की तामील या अधिसूचना से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है 133 में न्यूसेंस अपदूषण को हटाने के लिए कौन सक्षम है? डीएम, अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, कौन सक्षम है? इसमें पूछा कौन सक्षम है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ये नहीं हो सकते। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी नहीं हो सकते। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डीएम। तो तीन ही लोग हटा सकते, बार बार कह रहा हूँ, रट लो। डीएम, एसडीएम और न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट मत मारना, जीएम नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव ईएम होता है, एग्जीक्यूटिव। ये तीनों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who amongst the following can granted conditional order for the removal of nuisance under section 133 of CRPC? कौन कर सकता है? देखो फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। डीएम, एनी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नन ऑफ द एबव। तो क्या कहता है? among the following can grant conditional order और रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। धारा 133 में कौन? डीएम है। तो जब अगर ये तीनों दिए होंगे तो कौन? एनी मजिस्ट्रेट हो नहीं सकता है, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो नहीं सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। ठीक है, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा। राज्य सरकार जिसे नियुक्त करेगी कि हाँ आपको ये पावर दिया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को, तो वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो ऑर्डर 133 का
पास कर सकते। कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ये दिमाग में रख लेना। राज्य सरकार जिसे नियुक्त करेगी वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 133 का ऑर्डर पास कर सकता है। एनी मजिस्ट्रेट कोई नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। एनी मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आएंगे, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहीं नहीं होनी चाहिए। असुविधा भी नहीं होनी चाहिए, अतिक्रमण भी नहीं होनी चाहिए। जनता के अधिकारों पर, लोक स्थान पर, निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर, उपयुक्त मतलब सभी पे। तो कैसा? निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर। सी क्या कहता है? अब देखो इसका डिटेल पढ़ लो। 133 के लागू होने के लिए असुविधा या अतिक्रमण किसी लोक स्थान, मार्ग, नदी या जल सारणी को जनता के विधिपूर्वक प्रयोग पर लाए। तो 133 का ऑर्डर कब डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब पास कर सकता है? जब वो जनता के अधिकारों से संबंधित होगा। ये नहीं कोई निजी स्थान या निजी व्यक्तियों के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें वो ऑर्डर नहीं पास करेगा। ऑर्डर किस में पास करेगा? जनता के अधिकारों से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें 133 का ऑर्डर पास किया जा सकता है। किसी लोक स्थान से संबंधित अगर कोई घटना से संबंधित कोई चीजें हैं तो उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत चीजों के संबंध में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए सिविल सूट लाया जाएगा, उसके लिए ये 133 का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। ये याद कर लेना। पब्लिक वेलफेयर के लिए यही ये 133 का ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये याद कर लेना, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही 133 का ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 133 उपताप को हटाने की शक्ति है। किसको? उपताप को मतलब जो क्या न्यूसेंस क्रिएट कर दिया गया है, जो न्यूसेंस क्रिएट कर दिया गया उसको हटाने की शक्ति किसके? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट छोड़ दो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छोड़ दो, सेशन जज छोड़ दो, कौन होगा? डीएम होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, ये याद कर लेना। बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, हर जगह पूछता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित सशर्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 133 वाला जो ऑर्डर पास किया गया, 133 में व्यवहार न्यायालय कब जाओगे? जब व्यक्तिगत मामला होगा। गलत है, सही है, आंशिक गलत है, आंशिक सही है। तो ये क्या है? सही है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जो डीएम ने आदेश पास किया है उसे क्या व्यवहार न्यायालय मतलब सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 133 के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धारा 133 के उपधारा 2 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से दिया गया कोई आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी 1973 की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया, 133 के अधीन आदेश दे दिया गया, आदेश पारित कर दिया गया और उपस्थित हो जाता है 133 और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है। अगर आदेश के विरुद्ध क्या कारण दर्शित कर देगा, मजिस्ट्रेट के सामने 133 का ऑर्डर जैसे पास हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो गया और उसने क्या बताया? कारण बता दिया। तो क्या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह संबंध मामलों का हो। उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह वारंट मामला हो। उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह असाधारण मामला हो। कोई साक्ष्य नहीं लेगा तो उसको साक्ष्य कैसे ग्रहण करेगा? जैसे वो मानेगा संबंध मामला है। क्या मानेगा? वो संबंध मामला है। कैसे साक्ष्य लेगा? जो मजिस्ट्रेट लेगा, मजिस्ट्रेट के सामने आप चले गए 133 के आदेश के विरुद्ध, 133 का जो आदेश डीएम ने पास किया उसके विरुद्ध आप मजिस्ट्रेट के यहाँ चले गए, तो मजिस्ट्रेट कैसे साक्ष्य लेगा? जैसे वो संबंध मामलों में साक्ष्य के लिए लेता है वैसे ही लेगा साक्ष्य। ठीक है, तो अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल क्या कहता है? डिटेल कहता है कि धारा 138 में ये प्रावधान कहाँ दिया गया? 138 में। 138 के अनुसार जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन क्या आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह संबंध मामले में लेता है। कैसे लेगा? जैसे वह संबंध मामलों में लेता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण यानी कि लोकल इन्वेस्टिगेशन, खूब पूछता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन खूब पूछता है, ठीक है,
लोकल इन्वेस्टिगेशन खूब पूछता है, स्थानीय अन्वेषण लोकल इन्वेस्टिगेशन 139, 123, 145, 147, तो कहाँ दिया 139 में, लोकल इन्वेस्टिगेशन 139 में है। इन्वेस्टिगेशन 133 के आदेश के विरुद्ध आप मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, मजिस्ट्रेट 139 में लोकल इन्वेस्टिगेशन का आपका साक्ष्य देखेगा संबंध मामलों में, उसके बाद वो कह देगा इसका इसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। तो देखो क्या कहता है, पढ़ो। धारा 133 के अधीन किए गए आदेशों के अधीन जहां किसी व्यक्ति द्वारा लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, मतलब वहां क्या 133 का जो आदेश पारित किया गया उसमें व्यक्ति जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, कहता है कि ये जो आदेश पारित किया गया, ये जो जिस चीज के लिए वो लोक अधिकार नहीं है, तब धारा 137 या कारण दर्शित करने हेतु उपस्थित होता है। और 138 तो मजिस्ट्रेट का 138 में कारण दर्शित करने हो तो उपस्थित होता है 138 तो मजिस्ट्रेट, तथा 139 के तहत स्थानीय अन्वेषण किए जाने हेतु तो निर्देश दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा 138 में उसके सामने उपस्थित होगा, साक्ष्य ले लेगा, साक्ष्य लेने के बाद उसको लगता है तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। या व्यक्ति की परीक्षा हेतु तो किसी विशेषज्ञ को सम्मन कर सकता है, या तो किसी परीक्षा करने हो तो उस व्यक्ति की परीक्षा करने हेतु तो क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सम्मन कर सकता है 139 में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण, देखो लोकल इन्वेस्टिगेशन खूब पूछता, 50 बार पूछता, ये चीज नोट कर लेना, लोकल इन्वेस्टिगेशन 50 बार पूछता है। 133 नई एल्यूशंस के मामले में, 145 भी नहीं होगा, 147 भी नहीं होगा, कौन सा होगा 139 होगा, 139 होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट इंजेक्शन जारी, व्यादेश मतलब क्या होता है, इंजेक्शन जारी कर सकता है। इंजेक्शन जारी किसके तहत इंजेक्शन जारी करेगा, 141 के तहत, 142 के तहत, 143 के तहत, 144 के तहत। तो किसके तहत इंजेक्शन, व्यादेश मतलब यथास्थिति कायम रखी जाए, जो चीज जहां है उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया, इंजेक्शन लागू कर देता है। किसमें 142 में, व्यादेश इंजेक्शन 142 में, 142 में क्या कर देता है, व्यादेश जारी कर देता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, धारा 142 मजिस्ट्रेट को व्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है यदि धारा 133 के अधीन आदेश करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जनता को आसन्न या गंभीर खतरे से निवारण के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। तो धारा 133 के तहत आदेश देगा, आदेश किए गए व्यक्ति के विरुद्ध व्यादेश देता है जो खतरे या हानि को निवारित करने हेतु अपेक्षित है। देखो क्या कहता है, 142 में मजिस्ट्रेट को व्यादेश जारी करने की शक्ति, क्यों करता है व्यादेश, 133 के अधीन जो आदेश करने वाला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जनता को आसन्न या गंभीर खतरे से निवारण करना। 133 में क्या होता है, आदेश देता है, देखता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे क्या जनता में ये देख लेना कब व्यादेश जारी करता है, जनता को आसन्न खतरा हो, इससे क्या हो, जनता के शरीर पे कोई खतरा पड़ने वाला, जनता को जान माल की हानि होने वाली हो, तब क्या करेगा, तत्काल उपाय के लिए मजिस्ट्रेट को तत्काल उपाय करना है। आप मजिस्ट्रेट हो, आप डीएम हो या एसडीएम हो, आपको तुरंत उसके लिए उपाय करना हो, तो आप क्या करोगे, 133 के आदेश में किए गए व्यक्ति के विरुद्ध, किसके, व्यक्ति के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकोगे, आप व्यादेश जारी करोगे जो खतरे या हानि से, जैसे आप मान लो आपके घर के बगल कोई फैक्ट्री खुली है, उस फैक्ट्री से कोई गंदा पानी फेंक रहा है कि यह गंदा धुआं वो कर रहा है, अब उसको अगर तुरंत फैक्ट्री को नहीं बंद किया जाएगा, बाद में जांच वांच चलती रहेगी, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि वह व्यादेश यही है, अगर आपके अगल बगल कोई फैक्ट्री चल रही है या कुछ चल रहा है तो तुरंत 133 के तहत, जिससे क्या होगा, फैक्ट्री चल रही है और वो क्या है, वो कॉमर्शियल एरिया नहीं है, वो क्या है कमर्शियल एरिया नहीं कि वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हो या कुछ लगा सकते हो, कमर्शियल एरिया नहीं है, वहाँ लोग रह रहे हैं, इस वजह से आप 133 का आदेश मजिस्ट्रेट से पास कराओगे, मजिस्ट्रेट से ये कहने को कह सकते हो कि सर इसके लिए व्यादेश जारी किया जाए, किसमें, धारा 142 में जारी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ,
निम्नलिखित में से कौन से मजिस्ट्रेट लोक अभिदूषण की पुनरावृत्ति अथवा निरंतरता का प्रतिरोध करने हेतु शक्ति रखता है? जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस निमित्त का सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा भी मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था, चौथा भी हो जाएगा, सब यानी कि एसडीएम भी हो जाएगा, डीएम भी, यही न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है। इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? 143 के अनुसार कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया गया अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी शक्ति के आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विशेष में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की ना तो पुनरावृत्ति करेगा ना उसे चालू रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपराधिक प्रक्रिया 1973 की किस धारा के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को अत्यावश्यक लोक अभिदूषण या अशांति खतरे के संदर्भ में आदेश जारी करने की शक्ति है? तो किस में कर सकता, क्या कर सकता? अपदूषण के लिए, लोक अपदूषण के लिए खतरे के संबंध में किस में? 142 में, 143 में, 144 में। तो अति आवश्यक है, तुरंत ही कार्रवाई करनी है, तो 144 क्या है? 144 में शक्ति पास कर सकता है। पढ़ लो, 144 के अधीन कौन कौन? डीएम, एसडीएम और सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी सशक्त किया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोक अभिदूषण या अशांति के खतरे के संबंध में आदेश देने की शक्ति, आदेश दे सकता तुरंत। आप इसको पढ़ो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश की वैधता होती है 3 माह, 4 माह, 2 माह, 5 माह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 माह। 144 केवल 2 माह के लिए लागू किया जा सकता है। 144 जो धारा 144 लगती है वो केवल 2 माह के लिए, जो धारा 144 कहते नहीं, धारा 144 लगी है तो केवल 2 माह तक की लगाई जा सकती है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये देता है धारा 144 की उपधारा 104 में बताया गया, वो 144 का उपधारा 4 के डीएम, एसडीएम या राज्य द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यूसेंस या आशंकित खतरे के आपत्तिक मामलों के निवारण के लिए, आशंकित खतरे और न्यूसेंस के लिए मतलब तुरंत कार्रवाई करनी है तो क्या करेगा? वो लगा देता है, कर्फ्यू लगा देता है उस आदेश की तारीख में। 144 में क्या होता है? कर्फ्यू इसी में लगाया जाता है, ठीक है। कर्फ्यू कितना? 2 माह से आगे की प्रवृत्ति, 2 माह से ज़्यादा कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकता। कर्फ्यू का आदेश कौन देता है? डीएम दे सकता है, एसडीएम दे सकता है या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये याद रख लेना, 144 कर्फ्यू की धारा है, ठीक है। एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग में एक व्यस्त संगम पर स्थापित एक विशाल मोटर बैनर यातायात के व्यवधान पैदा कर रहा है। निम्न में से कौन सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर बैनर पोस्टर को हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट हटा सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हटा सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट हटा सकता है, जिला न्यायाधीश हटा सकता है। तो इसमें क्या है? जिला न्यायाधीश दिया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिया है, उपखंड मजिस्ट्रेट दिया, जिलाधीश दिया है। तो कौन हटा सकता है? क्या कहता है बैनर पोस्टर? कौन हटा सकता है? एसडीएम हटा सकता है, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट दिया होता है, डीएम दिया होता तो भी हटा देगा, नहीं तो कौन हटा सकता है? उपखंड एसडीएम हटा सकता है। अब आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। अब 2 माह तक तो उसने लगा दिया, लेकिन अगर उसको आगे भी बढ़ाना तो राज्य सरकार बढ़ाएगी। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। तो 6 माह से ज़्यादा नहीं। राज्य सरकार 2 माह वाली को अगर 6 माह बढ़ाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट ही बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ही बढ़ा सकती है, 6 माह कर सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसका डिटेल भी पढ़ लो। सीआरपीसी धारा 144 के 4 के अनुसार इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश में दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे की प्रवृत्ति नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलबे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है
कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितना वह युक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवृत्त रखेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद 6 माह से ज़्यादा का नहीं लगा सकता, यानी कि 6-2 8 माह से ज़्यादा का नहीं लग सकता है। 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकता है? तो कितनी अवधि के लिए, यानी कि 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकता है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के अधीन 144 के अधीन किया गया कोई आदेश उस आदेश के किए जाने की तारीख के कितने दिन आगे प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 6 माह से ज़्यादा, अरे सॉरी, ओहो गलत हो गया। क्या कहता, फिर से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में। धारा 144 के अधीन किया गया कोई आदेश उस आदेश के किए जाने की तारीख से 2 माह से आगे, मतलब 144 का आदेश कौन करता है? डीएम एसडीएम, तो उसके पास पावर ही केवल 2 माह। जब राज्य सरकार कहता है यहाँ पे तो 6 माह मारते, ठीक है। अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2 माह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाऊं। क्या कहता है सीआरपीसी 1973 की धारा 144, तो 144 से कितने क्वेश्चन, इसी वजह से 144 को बैराक्ट से भी पढ़ लेना अच्छे से, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, ये याद कर लेना, पीटी के यही सब क्वेश्चन हैं। 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश या मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है, अब निर्धारित किया गया। यानी कि क्या, अगर 144 का आदेश पारित किया गया, वो आपके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है? उल्लंघन। तो आप क्या कर सकते हो? आप याचिका दायर कर सकते हो, किसमें? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं भी जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा। तो ये किस केस में कहा गया कि अगर 144 का जो आदेश पारित किया गया उससे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो। किस केस में कहा गया? दिवाकर नाइक बनाम पुष्पलता पटेल वाले केस में कहा गया, गोपालाचारी बनाम केरल राज्य में कहा गया, गुलाब अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया, सीलम रमेश बनाम एमपी राज्य में कहा गया। तो किस में कहा गया? गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। किस में कहा गया? गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। याद कर लेना, फंडामेंटल राइट का अगर 144 के तहत उल्लंघन हो रहा है सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो उस आदेश के खिलाफ। पढ़ो, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हमने क्या किया गया कि सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता तो याचिका दायर की जा सकती है। सीलम रमेश बनाम एमपी में क्या कहा गया कि धारा 154 यानी कि एफआईआर से, ये सीलम रमेश वाला किससे? एफआईआर से संबंधित, 154 एफआईआर से संबंधित है। गोपालाचारी बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया यदि किसी व्यक्ति की स्वाधीनता 110 के अधीन छीनी जाती है तो वह उस राज्य के खर्चे पर अपनी प्रतिरक्षा की सुविधा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कौन सा वाद क्या कहता है? कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? सीआरपीसी धारा 144 से कौन सा वाद संबंधित है? राम अवतार बनाम 144 से राम अवतार का केस संबंधित है। कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया वाला केस है। भगवान दत्त बनाम कमला देवी, इकबाल अहमद बनाम उत्तर प्रदेश। तो कौन? प्रवीण तोगड़िया का केस है 144, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। प्रवीण तोगड़िया का केस 144 से संबंधित है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या कहता है? कहता है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई तोगड़िया का केस 2004 का है। इसमें क्या 144 से संबंधित, इसमें क्या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया
कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने कृत्य अथवा व्यंग्यात्मक उत्तेजक भाषण द्वारा प्रवृत्त हो गया। क्या बहुत उत्तेजक भाषण देता था जिससे क्या हिंदू आक्रोशित हो सकते थे, ठीक है। तो परिस्थितियों में दोष की बीज बोने के लिए हट किए हुए है, तो उससे प्रस्तावित क्रियाकलाप से तनाव उत्पन्न होने की संभावना, तब राज्य कठोर और निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये कौन कहा था? अगर आप अपने केवल व्यंग्यात्मक या अपने भाषण के द्वारा ही ऐसा लग रहा है कि समाज में आप आक्रोश पैदा कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, राज्य की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, उस क्षेत्र की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त। तो 144 का आदेश आपके खिलाफ पारित किया जा सकता। कौन से? प्रवीण तोगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या है? संवैधानिक है। क्या कहता है? 144 संवैधानिक है। ये कोई ये अनाप शनाप धारा नहीं। ये किस केस में इसको चुनौती किस केस में दिया गया था, और उसमें फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सीआरपीसी की धारा 144 है वो क्या संवैधानिक है। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर, नानक चंद्र बनाम चंद्रकिशोर, सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन बनाम राम मनोहर लोहिया, मिथिलेश कुमारी बनाम विंध्यवासिनी। तो मधुलिमे वाला केस है जिसमें 144 को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, संवैधानिक घोषित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर बिहार में है ना, तो मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर के बाद में 144 को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर के बाद में क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया की धारा 144 क्या है? संवैधानिक है। दंड प्रक्रिया की धारा 144 क्या है? संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक है। नानक चंद्र बनाम चंद्र किशोर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 125 से 128 में जितने भी उपबंध हैं वे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों ना हों। देखो नानक चंद्र वाला जो 1969 में केस आया था, इसी केस में बताएगा जो मेंटेनेंस वाला मुस्लिम महिलाओं पे, इसी वजह से कहा किसी भी धर्म पर लागू होगा, चाहे वह क्यों ना वो, किसमें कहा गया? इसी वजह से राजीव गांधी वाला। फिर साहबानों का केस भी आया, नानक चंद्र में कहा गया, साहबानों में कहा गया, फिर इसी मेंटेनेंस के लिए राजीव गांधी। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, अगर बताऊंगा तो ये वीडियो नहीं वो होगा, तो ये हम जब सीआरपीसी पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे डिटेल में। नेक्स्ट आ जाओ। 1973 की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता। क्या? एक पक्षीय कार्रवाई यदि तुरंत निवारण या शीघ्र की उपचार बिना सुने ही 144 का आदेश एग्जीक्यूटिव एक पक्षीय यानी कि एक्स पार्टी आर्डर भी पास कर सकता है। बिना सुने ही एक्स पार्टी आर्डर भी पास कर सकता है, सुनने की जरूरत उसको नहीं है। ये क्या कहे? ठीक है, विधि रूप से नियुक्त किसी भी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति से निवारण के लिए, मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा या खतरे को रोकने के लिए, लोक शांति और प्रशांति में विघ्न, बलवा, दंगा को रोकने के लिए उपयुक्त में से किसी भी या सभी आधारों पर, इनमें से किसी भी, तो 144 का एक्स पार्टी आर्डर कब पास किया जा सकता है? दूसरे पक्षकार को, यदि बाधा, क्षोभ या क्षति को निवारण, कोई बाधा उत्पन्न किया जा रहा, कोई क्षोभ उत्पन्न किया जा रहा, तो उसके लिए 144 कर सकता है। या मानव जीवन को कोई खतरा हो रहा है, या उसके स्वास्थ्य पे कोई खतरा हो रहा है, या वो उसकी खुद सुरक्षा खतरे में आ रही है, ठीक है, लोक शांति नहीं हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, बलवा हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो इनमें में से सभी के लिए या इनमें में से किसी के लिए भी वो 144 का आदेश बिना किसी को सुने ही पारित कर सकता है। 144 विकल्प ए बी सी में वर्णित तथ्य मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, 144 का आदेश एक पक्षीय मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसी वजह से मधुलिमे बनाम मुंगेर वाले केस में इसकी संवैधानिक को चुनौती दी गई थी कि बिना सुने ही इसको ऑर्डर पास कर दिया जाता। तो 144 क्या, बिना सुने उन्हें कुछ नहीं, 144 का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया, भूमि जल, क्या कह रहा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो न्यूसेंस हटाने के लिए 133, ठीक है, अभी पढ़े थे इसके पहले, ठीक है,
जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। लोक अधिकार से किए पब्लिक राइट नहीं है, लोक अधिकार नहीं है, उसके अस्तित्व से ही इनकार कर दिया जाता है कि ये पब्लिक अधिकार आपका पब्लिक राइट नहीं है, पब्लिक राइट नहीं, उसी से अगर इनकार। तो 137 फिर क्या कहता है, भूमि जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद। अगर भूमि या जल से संबंधित तो 147 ये भी सही है। न्यूसेंस आशंकित खतरे अर्जेंट मामले में आदेश तो 144 होगा, ये 145 नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आपका गलत। तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। 145 में जहां भूमि जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होगा। 145 में क्या कहता है, भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद है जिससे क्या होगा, शांति भंग होगा, वहां प्रक्रिया के विषय में उपबंध किया गया। न्यूसेंस से आशंकित खतरे अर्जेंट मामले के लिए आदेश 144 है। नेक्स्ट आ जाओ। एक 145 का क्या उद्देश्य है, धारा 145 का क्या, परिशांति भंग होने से रोकना, संपत्ति से संबंधित विवाद का अंतिम निपटारा, स्वामित्व के प्रश्न का निपटारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया ना संपत्ति के विवाद का निपटारा करता है 145, ये सब सिविल सूट है, ये सब सिविल सूट है, याद कर लेना। स्वामित्व के प्रश्न का भी, यहाँ ओनरशिप का भी डिसीजन नहीं करेगा, ये सब याद कर लेना। ये दोनों कोई मतलब के नहीं है, केवल परिशांत भंग होने को रोकने के लिए 145 यही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, किस मामले में यह उपनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं करते। ये याद कर लेना। इसको किस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आर्टिकल 19 का अतिक्रमण करते हैं। रामचरण बनाम राज्य में, शिवनारायण बनाम मधुलिमे बनाम SDM मुंगेर, राम प्रसाद बनाम सम्राट। तो अभी बताएं, मधुलिमे बनाम SDM मुंगेर, मधुलिमे बनाम SDM मुंगेर, इसी के आधार पे चुनौती दी गई थी, इसी का इसमें। लेकिन इसको चैप्टर 8 को क्या संवैधानिक माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना, ये 19 का अतिक्रमण नहीं करता है। क्या कहता है, मधुलिमे बनाम SDM मुंगेर के बाद में अवधारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 8 के प्रावधान लोकहित के होने के कारण 19 का उल्लंघन नहीं करते, अतः यह संवैधानिक है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाइयों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वातंत्र्य के निर्धारण करना। देखो, निम्नलिखित किस मामले में कहा गया, 145 केवल शांति भंग के खतरे का निवारण करता, स्वातंत्र्य यानी कि ओनरशिप का निर्धारण नहीं करता। भारत संघ बनाम अजबू निशा खातून, नंदीराम बनाम चांदीराम, राकेश रोशन लाल बनाम राज्य, रामाधीन बनाम श्यामा देवी। तो किसमें, भारत संघ बनाम अजबिन निशा खातून। नेक्स्ट आ जाओ। इसका क्या कहता है, भारत संघ बनाम अजबिन निशा खातून के बाद में धारित किया गया धारा 145 की कार्रवाई का उद्देश्य शांति भंग और खतरे का निपटारा करना, ना कि स्वातंत्र्य के निर्धारण। ये सब अगर लिखने को मेंस में आ गया तो ये भारत संघ बनाम अजबिन निशा खातून का केस भी डाल सकते हो। 2001 का केस है। ये सब केस लिख लिया करो, जो अच्छे केसेस मिलते हैं। मधुलिमे वाला केस लिख लेना और एक अजबिन निशा वाला केस, ये सब केस लिख लेना, ये तुम्हारे उपयोग मेंस में काम आ जाएगा। फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को जो उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया या प्रकृतया क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क किए बिना ही उसकी उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए क्या कर सकता, आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है। शपथ पत्र जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं किया गया हो, तो प्रतिज्ञान नहीं किया गया तो साक्ष्य अग्राह्य है। क्या है साक्ष्य अग्राह्य, 145 के अधीन जो कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी ये हो गया। फिर उसके बाद सी देखा जाए क्या है, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लिया जाए फिर देखा जाता।
यह आवश्यक नहीं है कि आदेश अंतिम आदेश पारित करते समय परिशांत भंग होने की संभावना सतत अस्तित्व में हो। मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक आदेश में व्यथित पक्ष द्वारा सिविल वाद की प्रस्तुति हेतु तुरंत वाद कार्रवाई को रोकना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल बहुत देर हो गया यार, सॉरी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत अंतिम आदेश पारित करते समय परिशांति भंग होने की सतत संभावना या अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह धारा शांति भंग के खतरे के निवारण का प्रावधान करती है। ठीक है, ये क्या कहता है? 145 कहता है कि अंतिम आदेश पारित करते समय जब आदेश पारित परिशांत भंग होने की सतत संभावना, लगातार संभावना या अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है कि हाँ चल रहा हो वहाँ अशांति हो रही हो, होना और निवारण ही करना कि प्रिवेंटिव की निवारण उसको करना है। मतलब अगर खतरा उत्पन्न होना है तो उसको भी रोकने के लिए 145 का आदेश पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है? 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, शिकायतकर्ता। तो किसमें? पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर। किस पे? पुलिस 145 की कार्रवाई किस पे? पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पे। अब आ जाओ पढ़ लो। 145 के अधीन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है द्वारा कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट पर तथा अन्य सूचना द्वारा संतुष्ट हो जाने पर प्रारंभ की जाती है। अन्य सूचना में दिए गए विकल्पों में सम्मिलित नहीं है, अन्य सूचना है नहीं, अतः अभीष्ट उत्तर क्या? पुलिस अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, सॉरी। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शुरू की गई कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है? क्या कहता है कि एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष 145 के अंतर्गत जो कार्रवाई शुरू की है उसको क्या करना? बाइंडिंग करना, उसको समाप्त करने के लिए 145 प्रार्थना पत्र दे सकता है। 145 2 में, 146 1 में, 148 में, 145 5 में। तो 145 5 में ये याद कर लेना, RJS यही राजस्थान खूब ये सब उठपटांग क्वेश्चन पूछता है। 145 के सब क्लास 5 में, 145 के सब क्लास 5 में दिया गया है। अब इसकी डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है? CRPC की धारा 145 के सब क्लास 5 के अनुसार हाजिर होने के लिए अपेक्षित किसी पक्षकार या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति की प्रार्थना की कोई पूर्वोत्तर प्रकार का विवाद विद्यमान नहीं है या नहीं रहा। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा 145 1 के तहत दिए गए अपने आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सभी कार्रवाई रोक दी जाएगी, किंतु धारा 145 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है? स्थावर संपत्ति के कब्जे से जुड़ा कोई विवाद निर्णीत किया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। क्या कहता है? जुड़ा विवाद निर्णीत किया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट आ जाओ। या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ना तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ना ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे संबंधित विवाह का निर्णायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। कब्जा संबंधी विवाद ये याद कर लेना, संपत्ति में कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कब्जा किसका है ये बता सकता है, लेकिन उसके स्वामित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। 145 में कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 145 का आदेश। अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार कर सकता है? कितनी अवधि पर विचार कर सकता है? 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार कर सकता है? 2 माह। 145 की उपधारा 4 के परंतु के अनुसार यदि पक्षकार सूचना दे तो 2 माह के पूर्व बेदखल किया गया तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट बेदखल किए गए पक्षकार का कब्जा मानेगा।
कब मानेगा कि उस जमीन पे उसका कब्जा था? अगर उसको 2 माह के अंदर बेदखल किया गया तब मानेगा, अर्जेंट मैटर हो जाएगा। 2 माह के अंदर अगर उसको बेदखल किया गया हो तभी कब्जा मानेगा। ये जैसे कोई ज़मीन पे कोई कब्जा है और किसी व्यक्ति ने, कोई दबंग आदमी आया उसको हटा दिया, उसको बेकब्जा कर दिया, तो क्या करेगा? वो कार्यपालक डीएम, एसडीएम या कोई नियुक्त किया गया जो राज्य सरकार नियुक्त किया उसके यहाँ जाएगा, कहेगा सर मुझे, लेकिन कब तक आप 145 का उपयोग कर सकते हो? जब आपका 2 महीने के टाइम के अंतर्गत आपको हटाया गया हो वहाँ से। नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? किस कब्जा और हक का? वास्तविक कब्जा का, हक का, उपयुक्त सभी का? तो केवल वास्तविक कब्जा का, केवल ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हक वक नहीं, स्वामित्व का कोई निर्धारण नहीं करता। 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट वास्तविक कब्जे का के प्रश्न का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आ जाओ। बाटों और मापों का निरीक्षण किया जा सकता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा, एसडीएम द्वारा, डीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा। तो किसके? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बाटों और मापों का निरीक्षण किया जा सकता है। देखो आरजेएस यही उटपटांग क्वेश्चन सब पूछता है। 2015 एपीओ यही ऐसे देख लो तो किस तरह क्वेश्चन पूछता है। बाटों और मापों का निरीक्षण करने के लिए क्या, यही सब जो क्वेश्चन कोई नहीं पूछता वो राजस्थान पूछता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153(1) के अनुसार कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उस थाने के सीमाओं के अंदर किसी स्थान में जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान पर कोई बाट, माप या तौलने के उपकरण हैं जो सही नहीं है, तो प्रयुक्त रखे हैं कि नहीं बाटों, मापों या तौलने के उपकरण के निरीक्षण या तलाशी प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? अध्याय 12 से 24, अध्याय 12 से 24, 154 से 327 खूब इंपॉर्टेंट है, इससे भी खूब क्वेश्चन बनता है। किस धारा में प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर को परिभाषा दी गई है? 154, 155, 156 परिभाषित नहीं है। 154 मत मार के आना भाई, 154 केवल कैसे एफआईआर लिखी जाएगी ये बताया है उसमें। 154 मत मार के आना, परिभाषित नहीं है। एफआईआर को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ये नोट कर लो, एफआईआर को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संवैधिक परिभाषा दंड प्रक्रिया में नहीं दी गई। 154 में संज्ञेय मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या प्रावधान दिया? इस संज्ञेय मामले में इत्तला देने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किस धारा के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध? अब 154 मार देना बिना देखे, लेखबद्ध किया जाता। प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 154 के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है। इस धारा के अंतर्गत उल्बंधित किया गया है कि जब कभी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती तो उसे विहित रूप में लेखबद्ध करेगा। इस प्रकार लेखबद्ध सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया के अनुसार संज्ञेय अपराध होने के प्रत्येक सूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, अन्वेषण अधिकारी के द्वारा और किसके द्वारा? संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा। तो किसके? सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना या सूचना देने वाले व्यक्ति का क्या हस्ताक्षर होना चाहिए एफआईआर पे। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? गलत उत्तर बताइए। किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी गई हो। अब गलत उत्तर बताना है। सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए, इसे सदैव लिखित होना चाहिए, तो ये मौखिक भी सूचना हो सकती है, तो यही गलत है, मौखिक भी। यूपीएपीओ 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54(1) के अंतर्गत किसी भी संज्ञेय अपराध के संबंध में थाने के भारसाधक अधिकारी को
दी गई सूचना को प्रथम अवसर पर होना चाहिए, परंतु इसका लिखित होना आवश्यक नहीं है। इसे मौखिक रूप में भी दिया जा सकता है, जिसे लेखबद्ध कर लिया जाएगा या उस व्यक्ति द्वारा उसे हस्ताक्षरित होगा जो उसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है या थाने के बारसाधक अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो उसे देगा, या मौखिक या लिखित हो सकती है। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सही क्या सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है। 376 रेप वाला कोई अपराध करता है, सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी। 376 के तब भी वो किसके 154 FIR 154 के अंतर्गत। आप देखो ये पढ़ लो, ये संशोधन खूब पूछता है। दंड विधि अधिनियम 2013 3 फरवरी 2013 याद कर लेना, 3 फरवरी 2013 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा 1 में निम्न परंतुक अंतः स्थापित किए गए। इसके अनुसार यदि इत्तला ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध किसमें संहिता की धारा 226 ए 226 बी 354 354 ए 354 बी 354 सी 354 डी 376 376 ए 376 बी 376 सी डी ई धारा 509 के अधीन अपराध कारित किया गया या कारित करने का प्रयत्न किया गया अपकथित किया गया जाता है, तो ऐसी इत्तला महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। और क्या किया जाएगा, डांडिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा इस परंतुक में धारा 376 AB और 376 DA तक या तथा DB तक अंतः स्थापित किया गया था। धारा 154 दंड प्रक्रिया महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। 2013 से ये कर दिया गया है। 354 ए के अंतर्गत की सूचना किसी स्त्री द्वारा दिए जाने पर अभिलिखित की जाएगी। वृत्त अधिकारी द्वारा, पुलिस निरीक्षक द्वारा, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जानते हो ना, देखो मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं, आप ही लोगों का नुकसान है। जब एग्जाम में आओगे पेपर में यही नए क्वेश्चन तो 4 5 10 टू रहते, रिपीटेड ही सारे क्वेश्चन रहते हैं, मत देखिए पूरा, उसमें क्या दिक्कत है। आ जाओ नेक्स्ट। पूरा क्वेश्चन पर डे एक वीडियो देखोगे तो तैयार हो जाएगा, मेरा कोई उसमें वो थोड़ी है। हाँ मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हो भाई परमानेंट देखें और पूरी वीडियो 2-4 बार 5 बार देख लें, फ़ायदा इससे मिलेगा। ठीक है, नई वीडियो देखते हो घटना चक्र ही 10 बार रिवाइज कर डालो। हम ये नहीं करें तुम वीडियो से ही पढ़ो, एक बार अगर मन नहीं लगा, कभी मन नहीं लगता तो देख लो, नहीं लगता तो घटना चक्र को ही 4 5 8 10 बार क्वेश्चन तो रट जाए कि एग्जाम में आए तुरंत मार दो, टिक मार दो। घटना चक्र से ही किताब से उठा के देख लो, लेकिन जो देखो परमानेंट देखो उसे ख़त्म कर डालो। एक बना लो कि 8 दिन में 10 दिन में ये हम ख़त्म कर देंगे। रोज़ 100 क्वेश्चन मारो घटना चक्र का, चाहे जैसे खाना पीना खाते हो 100 क्वेश्चन रोज़ मारो, पीटी नहीं रुकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? या पुलिस ऑफिसर को दी गई सूचना है, या सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, या सूचना घटना के पश्चात दी जाने वाली पहली सूचना है, या सूचना किसी अपराध से संबंधित हो सकती, चाहे वह संज्ञेय हो चाहे वह असंज्ञेय हो। तो यह सूचना क्या, चाहे वह संज्ञेय हो चाहे वह असंज्ञेय हो, दोनों मामलों में याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिटेल करने में वीडियो बड़ी हो जा रही। ठीक है, धारा 154 के अनुसार किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने पर उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी को क्या इत्तला दे सकता, सूचना प्रथम रिपोर्ट कहते हैं, अतः केवल संज्ञेय अपराध से ही संबंधित होना चाहिए। यह पुलिस ऑफिसर को दी जाने वाली सूचना है, यह सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए तथा यह सूचना घटना के पश्चात दी जाने वाली सबसे पहली सूचना हो जाए। यह सभी कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवश्यक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। असंज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना या उसके अन्वेषण संबंधी उपबंध 155 में वर्णित है। अब आ जाओ 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध से घटित होने संबंधित सूचना कौन दे सकता है? केवल स्वयं पीड़ित व्यक्ति के आश्रित, केवल पीड़ित व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति दे सकता है।
नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस या न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से अलग है, पूरक है। पुलिस और न्यायपालिका का एक दूसरे के पूरक हैं। किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद, आनंद चिंतामणि दिघे बनाम महाराष्ट्र राज्य, मनीषी जैन बनाम गुजरात राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद, पढ़ लो इसको। प्रीवी काउंसिल ने किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद के बाद में क्या बना कि पुलिस न्यायपालिका के कार्यों को एक दूसरे के पूरक है तथा परस्पर व्यापी नहीं है। विधि तथा व्यवस्था के सम्यक पालन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है दोनों को अपने कार्यों का संपादन करने के लिए छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ मैनेजर ऑफ द कंप्लेंट विथ द पुलिस रिपोर्ट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ट्रायल। ट्रायल के लिए कौन सा प्रोसीजर है? शैल बी क्या है? कंप्लेंट केसेस शैल बी द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट शैल बी टू ऑफ बोथ एज पर कन्वीनियंस ड्यूरिंग द ट्रायल, और फिर शैल बी द वन ऑफ द डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन सा? शैल बी द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर जो केस स्थापित किया गया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के सब क्लास 2 पर आधारित है। तो इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है, 173 के अंदर रिपोर्ट की जाती है पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता, पुलिस रिपोर्ट पर अगर संज्ञान किया जाता तो परिवाद करने वाले में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले में पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच और विचारण साथ साथ ऐसा करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर ही स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? संज्ञेय अपराध में किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप में से की जा सकती है, या थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाती है। सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले हस्ताक्षर उस पर कराए जाते हैं। सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जा सकती है, तो निःशुल्क नहीं दी जा सकती है, सही नहीं है। निःशुल्क दी जाती है, लेकिन पूछा है सही नहीं है। 154 की उपधारा 2 के अनुसार इत्तला को क्या निःशुल्क देनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है? वह सारभूत साक्ष्य नहीं है, वह केवल अनुसंधान का आरंभ सूचित करता है, उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के में किया जा सकता है। सूचना देने वाला आवश्यक नहीं कि एक चतुर्दशी साक्षी मतलब जिसने देखा हो, यह जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या पूछता? कौन सही नहीं है? उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। सॉरी, ये थोड़ा क्लिक कर गया था, नेट चला गया था तो दिक्कत हो गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाले को विचारण के समय एक साक्षी के रूप में न्यायालय में बुलाया जाता, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रयोग साक्षी अधिनियम की धारा 157 सूचनादाता के पूर्व कथन की संतुष्टि के अथवा साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत सूचनादाता के पूर्व कथन का खंडन करने के लिए किया जाता है। धारा 32 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रयोग पूर्व कथन के रूप में किया जा सकता है। अब एफआईआर अपराध कारित करने की सूचना मात्र है। एफआईआर रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। तो ये क्या कह रहा है? इसमें विचार करिए, पहला सही है कि दूसरा गलत है, पहला गलत है कि दूसरा सही है, पहला सही है दोनों सही है, पहला दोनों गलत है। तो पहला सही है या एक सूचना मात्र है, ठीक है, लेकिन यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ।
प्रथम FIR कौन सा कथन है? या ठोस सबूत नहीं है। प्राथमिक सबूत है, ठीक है। दस्तावेजी सबूत है, कौन सा सही है? प्राथमिक सबूत है, सबूत नहीं, प्राथमिक सूचना है। दस्तावेज सबूत है, दस्तावेजी सबूत नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। या एक महत्वपूर्ण द्वितीयक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य भी नहीं है। या एक क्या है? ठोस सबूत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है तो दंड प्रक्रिया की धारा 154 के अनुसार FIR का सार किसे भेजना चाहिए? अगर इनकार कर दिया, FIR पुलिस स्टेशन का ऑफिसर लिखने से मना कर देता है कि हम FIR आपकी नहीं लिखेंगे, तब आप क्या करोगे? जिला मजिस्ट्रेट के पास, DM के पास जाओगे, पुलिस अधीक्षक के पास जाओगे, मुख्यमंत्री के पास जाओगे, राज्यपाल। तो किसके पास जाओगे? पुलिस अधीक्षक। किस धारा के तहत? 154 के सब क्लास 3। SP के पास किस धारा में जाते हो? 154 के पास क्लास 3 में जाते हो के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा इत्तला अब लिखित करने से इनकार करने के कारण व्यतीत होता तो इत्तला का सार लिखित डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज दिया जाता है। SP को किस धारा के तहत भेज दिया जाता है? पुलिस अधीक्षक को 154 की उपधारा 3 के तहत डाक द्वारा अपनी सूचना को, जब दरोगा नहीं लिखेगा तो SP को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर आप ही आदेश पारित कर दीजिए। और अगर SP भी नहीं करता तो मजिस्ट्रेट क्या है, वो जो डाक खाने से भेजा गया उसकी स्लिप लगाकर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पास करा लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊँ। संज्ञेय मामलों में इत्तला 154, ठीक है, सही सम्मिलित है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44, ठीक है। आरोप की अंतर्गत 211 सही है। एक से अधिक अपराधों का विचारण, यही कौन सा? गलत, 218 में दिया है। नेक्स्ट पेज आ जाऊं। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 218 सुभिन्न अपराधों के लिए आरोप से संबंधित, सुभिन्न अपराधों के आरोप में जिसके अनुसार प्रत्येक सुभिन्न मतलब समान अपराधों के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का पृथक किया जाएगा। परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसा व्यक्ति प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। अब आ जाओ। क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनुयोज्य है? मतलब क्या एक ही घटना पे क्या दो FIR हो सकती है? दो FIR किया जा सकता? हाँ, एक घटना पे 2 FIR से हो सकती है कि नहीं? हाँ, किंतु दो भिन्न भिन्न अनुसंधान एजेंसी द्वारा। गलत। नहीं हो सकती है भी गलत। हाँ, उसी अनुसंधान एजेंसी द्वारा, ये भी गलत। पूर्व अवसर पर धारा 173(2) के अंतर्गत प्रतिवेदन अग्रेसित करने के बाद नहीं हो सकती है, उसके पहले हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए उसके पहले आप कर सकते हो। देखो क्या लिखी, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं अपने आप में अवैध नहीं होती है। सब पकड़ो का यही सब कुछ दिमाग फंसाता है। दूसरी प्रथम सूचना अपने आप में स्वयं में अवैध नहीं होगी, फिर भी अन्वेषण अधिकारी को पहली FIR पर किए गए अन्वेषण के परिणाम को ही ध्यान देना होगा। इसी वजह से कहा जाता है सबसे पहले FIR कराओ। रामाकृष्णा बनाम पहले वाली ही FIR पे काम करना चाहिए जो पहले दिया गया, बाद वाली पे नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? रामाकृष्णा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट हो गई है तब आप FIR दर्ज करा रहे हो उसी मामले में, तब वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये याद कर लेना। संज्ञेय मामलों में इत्तला सम्मिलित, ठीक है, यही हो जाएगा 154। साक्ष्यों की परीक्षा से अपेक्षा पुलिस अधिकारी की सख्ती 161। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी 166। जब साक्ष्य प्राप्त नहीं है तब मामले के मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। तो देखो अब इसमें 154 में संज्ञेय अपराध के इत्तला पुलिस को किए जाने का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना को, बहुत टाइम हो जाता है डिटेल करने में, चलो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देते हैं। प्रथम FIR या रपट इब्तदाई कहते हैं। हाजिरी
साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारियों की सख्ती। धारा 160 में पुलिस अधिकारी कैसे हाजिरी की अपेक्षा करेगा? 60 में। 161 में क्या बयान दर्ज करता है? साक्षियों की परीक्षा, यानी कि 161 का पुलिस का बयान होता है। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, धारा 165 में पुलिस द्वारा तलाशी किसमें? 165 में। जबकि धारा 166 में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की तलाशी वारंट जारी किए जाने की आदेश का प्रावधान है। इसे साक्ष्य में पर्याप्त हो, साक्ष्य पर्याप्त हो, ठीक है, तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने का प्रावधान धारा 170 में तथा 171 में परिवादी एवं साक्षियों की पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किए जाने पर उसको अवरुद्ध न किए जाने का प्रावधान किया गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, बहुत टाइम हो जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक वाद कौन सा प्रमुख? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, मोतीराम बनाम उत्तर प्रदेश, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक, नीलम कटारा बनाम भारत संघ। तो इसमें कौन है? ललिता कुमारी का केस है FIR पे। इसकी डिटेल पढ़ लो, ये खूब पूछता है। ललिता कुमारी भारत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दिग्दर्शकवाद है या उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया CRPC की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ, किसमें? ललिता कुमारी वाले केस में कहा गया कि कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का, ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन कॉपी अपलोड करने का किसमें? DK बसु वाले मामले में, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले में, ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, यूथ बार एसोसिएशन बनाम इंडिया, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। यूथ बार का केस था, यूथ बार से याद कर लेना, यूथ बार बनाम भारत संघ का मामला है। ये देखो इसमें क्या कहा गया, ये 2016 का मामला, 2016 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रथम FIR जो होती है वो 24 घंटे के भीतर इस कॉपी को ऑनलाइन अपलोड किया जाना। न्यायालय ने कहा कि ऐसा अपराध जो संवेदनशील है, जैसे लैंगिक अपराध, विप्लव, राजद्रोह, आतंकवाद जैसे FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, असंज्ञेय अपराध से के अन्वेषण की अनुमति दी जाएगी भारत के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रदेश के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, उस अपराध के विचारण या क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा। तो किससे दी जाएगी? उस अपराध के विचारण का क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। अब देखो इसको पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 152 के अनुसार पुलिस अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण करने की अनुमति उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश बिना पुलिस अधिकारी किसी भी असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की निम्न में से किसे कहा जाता है? परिवाद को कहा जाता है। अन्य व्यक्ति की सूचना या रिपोर्ट जो अपराध किए जाने के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट को, समाचार पत्र को तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को नींव कहते हैं। 155(2) के अनुसार क्या कहा जाए कि असंज्ञेय मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण की पुलिस थाने की भारसाधक अधिकारी को नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है कि किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अगर एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा असंज्ञेय है तो सारे मामले को संज्ञेय, असंज्ञेय या देखा जाएगा कि क्या वारंट मामला या देखा जाएगा कि क्या वारंट संबंध तो संज्ञेय माना जाएगा। यदि किसी मामले में जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा, क्योंकि धारा 154 के 4 में दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित करती है कि यदि किसी मामले में संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों ही अपराध सम्मिलित हैं तो ऐसे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा, चाहे भले ही उसमें शामिल अन्य अपराध असंज्ञेय हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है? पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाने का भारसाधक अधिकारी। थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पावर कहाँ मिलती है? 156 में। धारा 156 के अनुसार कोई भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अधीन होगी। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या है, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जिसके समक्ष किसी अपराध के घटित होने की सूचना लाई जाती बिना न्यायालय के आदेश उसका अन्वेषण तभी कर सकेगा जब एक असंज्ञेय अपराध हो, एक संज्ञेय अपराध हो। ये तो क्वेश्चन जान गए होगे अब। एक अजमानतीय अपराध हो, एक जमानती, तो संज्ञेय अपराध हो तभी होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, दंड प्रक्रिया के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति है। धारा 156 की तीन दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, धारा 156 दो दंड प्रक्रिया संहिता के 156 एक दंड प्रक्रिया संहिता, उपयुक्त में से सभी। तो 156 3 में क्या है, मजिस्ट्रेट को अपराध जांच करने के लिए 156 3 के यहाँ निर्देशित डायरेक्शन देने की शक्ति। 156 3 में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश। 156 3 में ये 156 3 बहुत कहता है कि 156 3 करा लो। तो 156 3 मतलब क्या, मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर लो इन्वेस्टिगेशन कराने का। क्या 156 3 का, मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर लो इन्वेस्टिगेशन कराने का। दंड प्रक्रिया संहिता 156 3 के अनुसार 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट अपराध के में जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को क्या आदेशित कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध के अन्वेषण का आदेश दे सकता। किसमें दे सकता, अभी बताया हूँ। 154 3 मत मार के आना, 103 एसपी को डाक द्वारा भेजते हुए, यहीं सी में कंफ्यूजन होता है। क्या मारोगे, 156 3 156 3 के अनुसार धारा 190 के अधीन संसक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट एक संज्ञेय अपराध में अन्वेषण के लिए पुलिस को आदेश दे सकता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुसंधान अथवा केवल निम्न द्वारा किया जा सकता, उच्च न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। ये सभी किसके, मजिस्ट्रेट द्वारा। किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट। 156 का आदेश कौन दे सकता, मजिस्ट्रेट दे सकता है। 156 3 के अंतर्गत शक्तियों का संज्ञान के पश्चात प्रक्रम पर भी मजिस्ट्रेट उपयोग कर सकता है। बिनू भाई हरि भाई बनाम गुजरात राज्य, आलोक वर्मा बनाम भारत संघ, बीके पवित्रा बनाम भारत संघ, पट्टू राजन बनाम भारत संघ। तो किस केस में, बिनू भाई हरि भाई बनाम गुजरात राज्य, बिनू भाई हरि भाई बनाम गुजरात राज्य 2019 का केस। ये सब केस नोट कर लो। क्या कहा गया इसके अंतर्गत, क्या क्या कि 156 3 जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का वो करता है, पास करता आदेश, उसका उपयोग कौन कर सकता है। 156 3 के अंदर शक्तियों के संज्ञान के पश्चात प्रक्रम को, मतलब उसके प्रोसीजर पर अन्वेषण उपयोग कर सकता है। तो यह कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है बिनू भाई हरि भाई बनाम गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन ए। और ज़्यादा आगे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। जिसको रीच, अभी इनिशियल फेज़ है तो मैं कहता हूँ शेयर, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं नहीं कहूँगा कभी, ठीक है। तो इसे थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।